हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक रिलेशंस। रिलेशन क्या होता है? जैसा कि हमने पिछले क्लास में देखा, रिलेशन क्या होता है? एक संबंध होता है जो हमें किसी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में संबंध बताता है, उसको हम क्या बोलते हैं? रिलेशन बोलते हैं। मैथ्स में रिलेशन कैसे होंगे? मैथ्स में हम रिलेशन बहुत टाइप से डिफाइन कर सकते हैं। कोई नंबर किस नंबर का स्क्वायर है, कौन सा नंबर किस नंबर का न्यूमरेटर है, ऐसे करके हम बहुत सारे रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं। ओके, तो जैसे मैं लिखूं एक सेट ए जिसके मेंबर होंगे ए बी सी, और मैं दूसरा सेट लिखती हूँ सेट बी जिसके मेंबर्स हैं ए स्क्वायर, बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर। तो यहाँ से मैं क्या डिफाइन कर सकती हूँ कि जो सेट बी है वो कैसा सेट है? जो सेट ए है उसके मेंबर्स का स्क्वायर का सेट है। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या हो गया कि सेट बी इज स्क्वायर ऑफ सेट ए, मतलब उसके सारे मेंबर्स कैसे हैं? जो सेट ए में मेंबर्स हैं उनके स्क्वायर नंबर्स हैं। ओके, अब हम इस चैप्टर में किस टाइप के रिलेशंस देखेंगे वो देखते हैं। इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, जो हमने पिछले क्लास में देखा था, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट हम जब करते हैं तो हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ पेयर्स बहुत मिलते हैं, बहुत ज़्यादा मिलते हैं। वो डिपेंड करता है कि जिस सेट का हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है उस सेट में कितने नंबर ऑफ मेंबर्स हैं। तो सपोज हमें दिया हुआ है ये सेट P जिसके मेंबर हैं 1, 2 एंड 3। दूसरा सेट दिया हुआ है Q जिसके मेंबर्स हैं A, B एंड C। ये ज़रूरी नहीं है कि हम 3 क्रॉस 3 का ही ले, ये कुछ भी हो सकता है। इसमें नंबर ऑफ मेंबर्स हम 2 भी ले सकते हैं, इसमें भी नंबर ऑफ मेंबर्स 2 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं। वो डिपेंड करता है हमारे ऊपर, ठीक है। तो जब हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने, नंबर ऑफ पेयर्स कितने मिलेंगे? फर्स्ट हम करेंगे 1 का इन तीनों के साथ, तो हमें मिलेगा 1, A, 1, B, 1, C। फिर हम करेंगे 2 का ऑपरेशन, तो 2, A, 2, B, देन 2, C। फिर हम करेंगे 3 का ऑपरेशन, तो हमें मिलेगा 3, A, 3, B एंड 3, C। तो इतने जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे P और Q का, तो हमें टोटल नंबर ऑफ पेयर्स कितने मिल रहे हैं? 9। अब हमें सपोज हम एक सेट दिया हुआ है C जिसमें कुछ पेयर्स दिए हुए हैं। इसमें फर्स्ट पेयर है 2, A एंड सेकेंड दिया हुआ है 3, B, 1, C। अब P क्रॉस Q और C में हम कौन सा रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं? यहाँ से हम देख रहे हैं कि जो सेट C है उसके मेंबर्स हैं 2, A, 3, B और 1, C। ये मैंने एज्यूम किया है। तो ये तीनों मेंबर्स, ये तीनों पेयर्स P क्रॉस Q पे बिलोंग कर रहे हैं। तो जब ऐसे कोई मेंबर्स किसी सेट पे बिलोंग करते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? उस सेट का सबसेट बोलते हैं। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि सेट C इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ P एंड Q। जब हम P और Q का कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो हमें जो नंबर ऑफ पेयर्स मिलेंगे वो और सेट C पे उस पेयर्स में से कुछ बिलोंग कर रहे हैं। हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि सेट C क्या है? सबसेट है P क्रॉस Q का। ओके, तो इस चैप्टर में हम इसी टाइप के रिलेशन डिफाइन करेंगे कि कौन सा सेट किस सेट का सबसेट है। तो जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं और हमें कुछ सबसेट दिए होते हैं तो हम उन दोनों के बीच में रिलेशन डिफाइन करते हैं। तो ये कहलाता है बेसिकली रिलेशन। अगर हम इसका डेफिनेशन देखें तो हम इसका डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं? अ रिलेशन आर फ्रॉम अ non-empty set A to another non-empty set ये हम डेफिनेशन कैसे डिफाइन करेंगे? सपोज हमें 2 सेट्स दिए हुए हैं A एंड B। जब हम उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हैं
और तीसरा सेट हम निकालते हैं और उन तीसरे सेट के बीच हम रिलेशन R डिफाइन करते हैं, तो वो रिलेशन हम कैसे डिफाइन करेंगे कि जो दो सेट हैं, दो नॉन एम्प्टी सेट लेने हैं हमको, एम्प्टी सेट हम नहीं लेंगे, दो नॉन एम्प्टी सेट सपोज हमने एज्यूम किया, एक नॉन एम्प्टी सेट है A, दूसरा है B, उन दोनों का जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे और उन एक थर्ड सेट के साथ उसका रिलेशन डिफाइन करेंगे, तो वो रिलेशन कैसा होगा, उसका वो कार्टेशियन प्रोडक्ट है जो सेट A एंड B का, उसका क्या होगा, सबसेट होगा। तो ये हो गया रिलेशन। ओके, फॉर एग्जांपल के लिए हम एक सेट एग्जांपल देखते हैं। हमें एक सेट दिया हुआ है A के मेंबर्स हैं 1 एंड 2, दूसरा सेट दिया हुआ है P जिसके मेंबर्स हैं स्मॉल p एंड स्मॉल q। हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक तीसरा सेट लेते हैं, तीसरा सेट हमें गिवन है। ओके, तीसरा सेट हमको गिवन है 2, q। हमें बताना है कि इस ए बी का जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करें तो इस सेट सी के साथ उसका क्या रिलेशन है। तो यहाँ से जब हम करते हैं A क्रॉस B, ओके, तो यहाँ से जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो हमें मिलेगा 1, p, देन 1, q, 2, p, 2, q। तो जब हम यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2, q इस सेट पे बिलोंग कर रहा है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि सेट C बिलोंग्स टू कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B या A क्रॉस B। अगर हमें इस सेट C में पहले सपोज दिया होता 3, q, ओके, तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि 3, q इस A क्रॉस B में बिलोंग नहीं करता, तो यहाँ से हम क्या रिलेशन डिफाइन करते हैं, सेट C इज नॉट सबसेट ऑफ A क्रॉस B, वो क्या है, उसका सबसेट नहीं है। तो हमें सबसेट को स्टैंडर्ड मानते हुए रिलेशन डिफाइन करना है और ये बताना है कि अगर कोई गिवन सेट है तो जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करें तो वो सेट उस सेट का सबसेट है या नहीं है। ओके, अब हम देखते हैं कि सेट्स में डोमेन और रेंज को हम कैसे डिफाइन करेंगे एक रिलेशन में। तो सबसे फर्स्ट हम देखते हैं कि डोमेन, ठीक है, तो हमें डोमेन क्या होता है, जब हम किसी भी सेट का कार्टेशियन, किन्हीं दो नॉन एम्प्टी सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं तो जो हमें नंबर ऑफ पेयर्स मिलते हैं जितने भी, और उन नंबर ऑफ पेयर्स का जो फर्स्ट एलिमेंट हमें मिलता है, फर्स्ट मेंबर्स मिलता है नंबर ऑफ पेयर्स में, उनको हम क्या बोलते हैं, उस दोनों सेट का डोमेन बोलते हैं। A और सेट B, इसका जब हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखा हमें मिला ये सेट। जब हम इस सेट का डोमेन लिखेंगे तो हम क्या, किस नंबर को टेबुलेट करते हैं, इन सेट्स के फर्स्ट नंबर को। फर्स्ट नंबर हमें दिख रहा है 1, 1, 2, 2। तो हम क्या करते हैं, अगर कोई नंबर रिपीट होता है, कोई कॉमन होता है, तो हम उसको 1 टाइम लेते हैं। तो जब हम इन दोनों सेट का डोमेन लिखेंगे तो हमें कौन सा नंबर मिल जाएंगे, 1 एंड 2। ऐसे ही जब हम रेंज डिफाइन करते हैं, रेंज में देखेंगे तो हम डोमेन का डेफिनेशन इस बेसिस पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम एक और चीज़ डोमेन में डिफाइन कर सकते हैं कि डोमेन किसी रिलेशन का ऐसा नंबर होता है, ऐसे सेट्स का नंबर होता है जो किस सेट पे बिलोंग करे। देखिए, जब हमने इसका डोमेन लिखे, जब हमने इसको टेबुलेट किया, हमें मिला 1, 2, और ये 1, 2 किस सेट के मेंबर हैं, 1 सेट A के मेंबर हैं। तो जब भी हम डोमेन लिखेंगे तो हमें हमेशा ये मिलेगा कि जो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो फर्स्ट सेट ले रहे हैं, हमें वही उस सेट के एलिमेंट्स ही डोमेन में मिलेंगे। इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि सेट A में हम जितने नंबर्स लें वो सारे बिलोंग करें। उसके लिए ये भी हो सकता है कि कुछ नंबर्स बिलोंग ना करें डोमेन में। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, हमें एक सेट दिया हुआ है A जिसके मेंबर्स हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5। ओके, अब देखिए, हमें एक सेट बनाना है, सेट B, और वो B कैसा होना चाहिए, x+1 वेयर x बिलोंग्स टू सेट A। ये हमारी कंडीशन दी हुई है। तो हमें क्या किया, हम अगर इसको टेबुलेट करें तो हमें क्या मिलेगा, सेट A के मेंबर्स 1, 2, 3, 4 एंड 5। हमें क्या करना है, सेट B बनाना है, और B कैसे होने चाहिए, x+1, और हमें यहाँ पे दिया है x बिलोंग्स टू A।
x बिलोंग्स टू ए कहने का मतलब है कि ये सारे मेंबर्स हमें क्या देते हैं, x, ये एक एक वैल्यू देते हैं। तो जब हम x प्लस ए डिफाइन करेंगे तो हम यहाँ पे सबसे पहले ये नंबर टेबुलेट करते हैं। ओके, तो जब हम x प्लस 1 का रिलेशन डिफाइन करेंगे, तो जब हम 1 में x प्लस 1 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2। तो हमें क्या पेयर मिलेगा, 1, 2 का पेयर मिलेगा। फिर जब हम 2 में 1 करेंगे तो हमें मिलेगा 3, 4 एंड 5। अब इस सेट में अगर हम डोमेन लिखें तो डोमेन हम जब इस सेट का लिखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इस सेट के फर्स्ट सेट के वे मेंबर्स जो हम रिलेशन डिफाइन करें वो उसमें प्रेजेंट हो। तो यहाँ पे देखिए ये 5 यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो हम जब डोमेन लिखेंगे तो हमें कहाँ से कहाँ तक नंबर मिलेंगे, 1, 2, 3 एंड 4। तो यही मैं आपको बताना चाह रही थी कि ज़रूरी नहीं है कि जो फर्स्ट सेट कार्टेशियन प्रोडक्ट में बिलोंग करे उस सेट के सारे मेंबर्स डोमेन में भी बिलोंग करें। ऐसे भी कुछ नंबर्स होते हैं जो डोमेन में बिलोंग नहीं करते, और वो क्यों नहीं करते उसका रीज़न आपको समझ में आ गया। ओके, अब हम देखते हैं कि रेंज, एक रिलेशन में रेंज क्या होता है। जैसे कि सिंपल, जैसा कि डोमेन में हम लेते हैं इस सेट के, जैसे हमने दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट किया तो डोमेन हम क्या लेते हैं, इस सेट के सारे फर्स्ट मेंबर्स। वैसे ही रेंज में हम क्या लेते हैं, इस सेट के सेकंड मेंबर्स जो किस पे बिलोंग करे, कार्टेशियन प्रोडक्ट में जितने भी पेयर्स हो उस सेट के सारे सेकंड मेंबर्स को जब हम टेबुलेट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस सेट का रेंज बोलते हैं। ठीक है, और अगर इसमें भी हम वही प्रोसीजर फॉलो करते हैं कि अगर कोई नंबर कॉमन हो तो हम उसको 1 टाइम यूज़ करेंगे। यहाँ से हमें दिख रहा है P Q, तो हम यहाँ से अगर रेंज लिखें तो हमें क्या मिल जाएगा, P और Q। तो यहाँ से हम देख के बोल सकते हैं कि जो सेकेंड एलिमेंट होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट का उसके सारे मेंबर्स रेंज में बिलोंग करेंगे। पर यहाँ पे भी रेंज जैसी कंडीशन फॉलो हो, डोमेन जैसी कंडीशंस फॉलो होती हैं। जैसे कि डोमेन में ये फिक्स नहीं था कि सारे मेंबर्स डोमेन में बिलोंग करें, वैसे ही रेंज में भी ये कंडीशन होती है कि ज़रूरी नहीं है कि सारे मेंबर्स जो कार्टेशियन प्रोडक्ट में बिलोंग करते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट के सेकेंड सेट में बिलोंग करते हैं वो रेंज में भी बिलोंग करें। मतलब यहाँ से ये हम पहला सेट है, ये है सेकेंड सेट। ओके, तो जब हमने देखा कि इस सेट के जो सारे मेंबर्स जो कार्टेशियन प्रोडक्ट में प्रेजेंट हो तो ये हमें मिल गया 1, 2, 3 एंड 4। और हम जब इसका रेंज डिफाइन करेंगे तो हम क्या लेते हैं, सेकेंड सेट के वे मेंबर्स जो कार्टेशियन प्रोडक्ट में प्रेजेंट हो। तो यहाँ से देखिए 1 क्या है, यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। जब हम इसका रेंज लिखें तो हमें क्या मिलेगा, 2, 3, 4 एंड 5। ओके, तो सबसे पहले हमें ये देखना है डोमेन और रेंज लिखने के लिए कि कौन कौन से सेट भाग ले रहे हैं और कौन कौन से सेट कार्टेशियन प्रोडक्ट में प्रेजेंट नहीं है। ओके, अब हम देखते हैं कोडोमेन ऑफ रिलेशन क्या होता है। तो जैसा हमने डोमेन और रेंज में देखा था, डोमेन क्या होता है कि जो भी हम जब कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालें तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में जितने नंबर ऑफ पेयर्स मिलते हैं उन पेयर्स के जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं उसको हम बोलते हैं डोमेन, और जो सेकेंड एलिमेंट होते हैं उसको हम किस में लेते हैं, रेंज में। अब कोडोमेन क्या होता है, कोडोमेन देखिए, रेंज जब हम लेते हैं तो रेंज इस सेट बी के मेंबर्स होते हैं, पर यहाँ पे कंडीशन क्या अप्लाइड है कि सेट बी के वे मेंबर्स जो कार्टेशियन प्रोडक्ट में प्रेजेंट हो उसमें वे भाग ले, उनको हम लेते हैं रेंज में। पर कोडोमेन में क्या होता है कि इस सेट बी के सारे मेंबर्स, कोडोमेन के लिए ये जरूरी नहीं है कि वे कार्टेशियन प्रोडक्ट में प्रेजेंट हो, ऐसे मेंबर्स जो सेकंड सेट पे बिलोंग करें, सेट बी में बिलोंग करें, वे सारे मेंबर्स को हम किस में लेते हैं, कोडोमेन में लेते हैं। ओके, तो अगर हम इन सेट्स के बेस पे कोडोमेन लिखें तो हमें कोडोमेन की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो ये बेसिक डिफरेंस है कोडोमेन और रेंज में, कि रेंज के लिए ये ज़रूरी नहीं होता कि जितने मेंबर सेट बी में प्रेजेंट हो वे सभी रेंज में भी प्रेजेंट हो, पर कोडोमेन के लिए ये नेसेसरी कंडीशन है कि जितने मेंबर्स सेकेंड सेट में प्रेजेंट हो, सेट बी में प्रेजेंट हो, उन सभी को हम जब कोडोमेन को टेबुलेट करते हैं तो सभी को हम किस में लेते हैं, कोडोमेन की वैल्यू में लेते हैं। ओके, तो इस बेसिस पे कोडोमेन का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, द होल सेट बी
called codomain. सेट बी को क्या बोलते हैं? कोडोमेन बोलते हैं। तो हो गया डोमेन, रेंज और कोडोमेन। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज हमें एक सेट दिया हुआ है R और उसके मेंबर्स दिए हुए हैं x+1 and x+5, where x is 0, 1, 2, 3 and 4। हमें क्या करना है? डोमेन और रेंज डिफाइन करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं? x+1 और x+5 की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो जब हम r की वैल्यू फाइंड करेंगे, हम x की जगह पे 0 से लेके 4 तक की वैल्यू पुट करनी है। जब हम 0 पुट करेंगे तो हमें फर्स्ट की वैल्यू क्या मिलेगी? 1। जब हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी? 2। यहाँ से हम x+1 की वैल्यू निकाल रहे हैं। जब 2 पुट करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 3, देन 3 पुट करेंगे तो 4, देन 5। जब हम x+5 की वैल्यू फाइंड करते हैं तो हमें जब यहाँ पे 0 पुट किया तो हमें मिला 5। वैसे ही जब 1 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा 6, देन 7, 8 एंड 9। ओके, तो ये हो गया x+1 और x+5 की वैल्यू। अब अगर हम r की वैल्यू लिखें तब हम क्या लिखेंगे? ये जो फर्स्ट वैल्यू है वो हमें क्या कब मिली? जब हमने x की जगह पे 0 पुट किया। तो ये हम क्या कर सकते हैं? इनकी पेयरिंग कर सकते हैं। वैसे ही 2 और 6 की पेयरिंग, देन 3 और 7, 4 एंड 8, 5 एंड 9। तो ये मिल गया हमें रिलेशन R। अब हमें क्या डिफाइन करना है कि डोमेन और रेंज क्या होगा इस रिलेशन का। तो जब हम डोमेन लिखते हैं तो डोमेन क्या होती है? डोमेन के डेफिनेशन के बेसिस पे ये सारे फर्स्ट एलिमेंट जो हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट में जितने भी पेयर्स मिलते हैं, उन पेयर्स के जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं उसको हम लेते हैं डोमेन में। तो यहाँ से डोमेन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1, 2, 3, 4 एंड 5। और रेंज की जब हम वैल्यू लिखेंगे तो रेंज की वैल्यू क्या मिलेगी हमको? 5, 6, 7, 8 एंड 9। 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो जनरली हम क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करेंगे। हमें रिलेशन दिया होगा और उसके सेट की वैल्यूज दी होंगी। अब हमें क्या फाइंड करना होगा? डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। आगे हम देखते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन क्या होता है। जैसे कि हमने सेट में देखा था, सेट को हम कितने टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते थे, वैसे ही अब हम रिलेशन में देखते हैं रिलेशन को हम कितने मेथड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आगे हम देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। रिलेशन को कितने टाइप से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उनको कितने टाइप से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट सेट को, रिलेशन को रिप्रेजेंट करने का कई मेथड है और उनमें से फर्स्ट मेथड है रोस्टर फॉर्म, सेकंड इज सेट बिल्डर फॉर्म, थर्ड इज बाय एरो डायग्राम एंड फोर्थ इज टेबुलर मेथड। तो हम फर्स्ट देखते हैं रोस्टर फॉर्म। सपोज एक एग्जांपल देखते हैं। सेट ए गिवन है जिसके मेंबर्स है -1, 1 एंड 2। सेकेंड सेट बी हमको गिवन है जिसके मेंबर्स है 1, 4, 9 एंड 16। ओके, और हमें ए और बी के बीच में रिलेशन डिफाइन करना है कि b इज इक्वल टू ए स्क्वायर। सेट बी के मेंबर्स कैसे होने चाहिए? सेट ए के मेंबर्स के स्क्वायर। हमने क्या लिया? सेट ए के सारे मेंबर्स को स्मॉल ए से रिप्रेजेंट किया और सेट बी के सारे मेंबर्स को स्मॉल बी से रिप्रेजेंट किया। हमें कौन सा रिलेशन डिफाइन करना है? ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी। तो हम क्या करते हैं, जब ए स्क्वायर मतलब सेट ए के सारे मेंबर्स का स्क्वायर करते हैं, हमें क्या वैल्यू मिलेगी? जब -1 का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगी वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो मिलेगी 1 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 4। तो जब हम रिलेशन लिखेंगे तो हम क्या कर सकते हैं? -1 और 1 का एक पेयर बना सकते हैं। ये पेयरिंग क्यों बनाएंगे? क्योंकि -1 का जब हम स्क्वायर कर रहे हैं तो हमें वैल्यू मिल रही है 1
और ये वैल्यू 1 कहाँ प्रेजेंट है, सेट बी में। और हमें यही रिलेशन डिफाइन करना है कि जब हम सेट ए के मेंबर का स्क्वायर करें तो हमें जो वैल्यू मिले वो कहाँ प्रेजेंट हो, सेट बी में। तब हम एक पेयरिंग किसकी कर सकते हैं, -1 एंड 1 की। सेकेंड हम क्या कर सकते हैं, 1 एंड 1 की पेयरिंग कर सकते हैं, क्योंकि 1 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो भी हमें क्या मिलेगी, वैल्यू 1। थर्ड 2, जब हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 4। तो यहाँ से हम 2 एंड 4 का भी एक पेयर बना सकते हैं। अब यहाँ पे कोई मेंबर प्रेजेंट नहीं है, पर यहाँ पे 2 मेंबर्स हमें एक्स्ट्रा दिख रहे हैं, लेकिन हम इस एक्स्ट्रा मेंबर्स को नहीं लेंगे। हमें सिर्फ वही मेंबर लेना है जो हम जो रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं उसमें प्रेजेंट हो। तो जब हम फर्स्ट मेथड जो है रोस्टर फॉर्म में जब हम इस रिलेशन को रिप्रेजेंट करेंगे तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जो भी मेंबर्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं उनको हम सिंपल एक ब्रैकेट में टेबुलेट कर लेंगे। ओके, तो जब हम रिलेशन को ऐसे ब्रैकेट में सिंपल टेबुलेट करते हैं तो उस मेथड को हम क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। सेकेंड मेथड है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में मैं अगर इसी रिलेशन को डिफाइन करूं तो इस रिलेशन को जब हम सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तब हम कैसे लिखेंगे, R इज इक्वल टू A, B। A, B क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि ये जो फर्स्ट वैल्यू है वो हमें किसकी वैल्यू दे रही है, A की, और सेकेंड वैल्यू है वो किसकी वैल्यू दे रही है, B की। तो हम यहाँ से क्या लिख रहे हैं, A, B, वेयर A बिलोंग्स टू सेट A एंड B बिलोंग्स टू सेट B। क्योंकि हमने क्या किया था, सेट A के वैल्यूज को स्मॉल a माना था और सेट B की वैल्यू को स्मॉल b माना था। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, A बिलोंग्स टू कैपिटल A एंड B बिलोंग्स टू कैपिटल B। और इनके बीच में कौन सा रिलेशन है कि A स्क्वायर इज इक्वल टू B। ओके, तो जब हम सेट बिल्डर फॉर्म में इसको लिखेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, R इज इक्वल टू A, B, वेयर A बिलोंग्स टू सेट A एंड B बिलोंग्स टू सेट B एंड A स्क्वायर इज इक्वल टू B। ये हमें क्या बता रहा है, उनके बीच में रिलेशन। यहाँ पे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, एंड A R B, मतलब A रिलेशन B, A और बीच में कौन सा A और B के बीच में कौन सा रिलेशन है, A स्क्वायर इज इक्वल टू B। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं इस टाइप से। थर्ड मेथड हम लोग देखते हैं एरो डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। तो एरो डायग्राम में हम इसी एग्जांपल को अगर रिप्रेजेंट करें तो थर्ड मेथड जो है एरो डायग्राम, उसमें हम क्या करते हैं, 2 सर्कल बनाते हैं और उसमें सारे मेंबर्स, हमने इसको क्या माना, सेट A और इसको क्या माना, सेट B। अब यहाँ से देखिए, सेट A के मेंबर्स हैं -1, 1 एंड 2 और सेट B के मेंबर्स हैं 1, 2, 9 एंड 16। तो हम क्या करते हैं, सेट A के मेंबर्स को यहाँ लिख लेते हैं -1, 1 एंड 2। सेट B की वैल्यूज है 1, 4, 9 एंड 16। सेट B की वैल्यूज हमने लिख ली यहाँ। अब हमें पता है A और B के बीच में क्या रिलेशन है, A स्क्वायर इज इक्वल टू B। अब हम यहाँ से देखते हैं कि A स्क्वायर और B, A स्क्वायर जब हम करेंगे तो सेट B की हमें कौन सी वैल्यूज मिलेंगी। जब हम 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, वैल्यू 1। जब 1 का स्क्वायर करेंगे तो भी हमें क्या मिलेगी, वैल्यू 1। 2 का स्क्वायर करेंगे तो फिर क्या मिलेगी, वैल्यू 4। तो यहाँ से हम इस डायग्राम को देख के ये बता सकते हैं कि हमें यहाँ से 3 रिलेशन मिले और वो रिलेशन कौन कौन से हैं, -1, 1, 1 एंड 1, 2 एंड 4। ओके, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 3 रिलेशन हमने डिफाइन किए, -1, 1, 1, 1, 2 एंड 4। तो एरो डायग्राम रिप्रेजेंटेशन में हम क्या करते हैं, सिंपल बाय एरो डायग्राम उसको रिप्रेजेंट करते हैं और उसको देखने से ही हमें ये पता चल जाता है कि कौन कौन सी वैल्यूज प्रेजेंट हैं
और कौन कौन सी वैल्यूज एक रिलेशन बनाती है, एक पेयर बनाती हैं। ओके, अब देखते हैं फोर्थ मेथड। फोर्थ मेथड है टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में हम क्या करते हैं, रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए टेबल बनाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया टेबुलर फॉर्म। ये हमें क्या बताता है, आर रिलेशन की वैल्यू बताता है। हम क्या करते हैं, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल एक सेट को लेते हैं और दूसरे सेट को, अगर हम सेट ए को, यहाँ से जो हमें सेट ए गिवन है -1, 1 और 2, अगर हम उसको क्या करते हैं, वर्टिकली लेते हैं -1, 1 एंड 2, हम क्या करेंगे, सेट बी की वैल्यूज को हॉरिजॉन्टली ले लेंगे। सेट बी की वैल्यूज है 1, 4, 9 एंड 16। ओके, तो एक सेट की वैल्यू हम किस में लेते हैं, वर्टिकल। ये हमें सेट ए की वैल्यू बता रहा है एंड ये किसकी वैल्यू दे रहा है, सेट बी की वैल्यू दे रहा है। अब देखिए हमने क्या करना है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी। जब हम -1 का स्क्वायर करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 1, तो हम यहाँ पे लिखे 1 यहाँ पे ये बता रहा है कि -1 और 1 का एक रिलेशन है। ओके, यहाँ पे ये 1 कोई वैल्यू नहीं दे रहा, 1 हम ये बताने के लिए लिखते हैं, ये हमें सिंपल ये बताता है कि -1 और 1 का एक रिलेशन है। वैसे ही 1 और 1 का रिलेशन है तो भी हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1। 2 और 1 का रिलेशन नहीं है तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, 0 ये वैल्यू रिप्रेजेंट करता है कि 2 और 1 की हम पेयरिंग नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 2 वैल्यू नहीं मिलेगी, क्या 2 का स्क्वायर करेंगे तो 1 वैल्यू नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे हम इसके भी यहाँ पे 0 लिखे, क्योंकि इन दोनों के कोई पेयरिंग नहीं हो सकती। फिर हम देखते हैं -1 और 4, इनकी भी पेयरिंग नहीं हो सकती, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0। यहाँ पे भी कोई पेयरिंग नहीं होगी तो 0। 2 और 4 की पेयरिंग है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1। वैसे ही इसके साथ इनकी कोई पेयरिंग नहीं है, हम यहाँ पे सिंपल क्या लिख दिए, 0। तो इस टेबल को देख के हमें 0 और 1 को देख के ये समझ में आता है कि जहाँ पे 1 है उसको अगर हम यहाँ से 1 मिला तो यहाँ से हम इधर देखें और यहाँ पे देखें तो जो 2 मेंबर्स दिखेंगे उनकी हम एक पेयरिंग कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे हमें एक वैल्यू 1 दिख रही है, तो यहाँ से हम देखें तो सेट ए की वैल्यू है 1, सेट बी की वैल्यू है 1, तो इनकी भी एक पेयरिंग कर सकते हैं। फिर हमें दिख रहा है यहाँ पे 1, तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या है, सेट ए की 2 और इसकी वैल्यू है 4, तो यहाँ से हमें एक रिलेशन मिला। मैंने 1 -1 1 1 1 2 एंड 4, तो ये हो गया टेबुलर फॉर्म। मैंने आपको एक ही एग्जांपल लेके सारे फॉर्म्स में इसलिए बताया ताकि इजीली समझ में आ जाए। ओके, तो ये हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। रिलेशन को कितने टाइप से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो उनमें फर्स्ट मेथड था रोस्टर फॉर्म, सेकेंड था सेट बिल्डर फॉर्म, थर्ड था एरो डायग्राम रिप्रेजेंटेशन एंड फोर्थ है टेबुलर फॉर्म मेथड रिप्रेजेंटेशन। तो ये चारों मेथड्स में कैसे करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज हमें एक सेट गिवन है A जिसके मेंबर्स हैं 9, 4 एंड 25। सेकेंड सेट गिवन है B और इसके मेंबर्स है 5, 3, 2, 1, -2, -3 एंड -5। हमें क्या करना है, ये रिलेशन हमें किस मेथड में दिया है ये हमको देख के समझ में आ रहा है कि ये कौन से मेथड में दिया हुआ है, एरो डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। हमें क्या करना है, इस रिप्रेजेंटेशन को सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है और फाइनल हमें क्या करना है, डोमेन और रेंज डिफाइन करनी है। तो हमें यहाँ से दिख रहा है, हम सबसे पहले ये फाइंड करते हैं कि इनमें पेयरिंग कैसी है। तो जब हम इनके बीच में रिलेशन निकालेंगे तो हमें यहाँ से दिख रहा है 9 कहाँ से कनेक्ट है, 3 से, तो हम 9 और 3 का एक पेयर बना सकते हैं। फिर 9 यहाँ से किससे कनेक्ट है, -3 से, हम 9 और -3 की एक पेयरिंग कर सकते हैं। वैसे ही 4 यहाँ पे 2 से कनेक्ट है, 4 और 2 की पेयरिंग कर सकते हैं। देन 4 और -2 की पेयरिंग कर सकते हैं। फिर 25 किससे कनेक्ट है, 5 से कनेक्ट है। उसके बाद 25 किससे कनेक्ट है, -5 से कनेक्ट है। तो यहाँ से हमें कितने पेयर्स मिले, 1 2 3 4 5 एंड 6। ये सिंपल हमने क्या की, पेयरिंग की। अब हम क्या करते हैं, इसको जब हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे
तो रोस्टर फॉर्म में हम सिंपल यहाँ पे जो हमने पेयरिंग की है उसी टाइप से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, सिंपल ब्रैकेट में अरेंज करके। तो हमें क्या मिलेगी 9 and 3, 9 and -3, 4, 2, 4 and -2, 25, 5, 25 and -5। ये हो गया रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म में हम सिंपली ब्रैकेट में अरेंज कर लिए। सेकेंड मेथड हम लोग देखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक वैल्यू एज्यूम करते हैं कि हम इस वैल्यू को क्या किससे रिप्रेजेंट करेंगे, x से, और इन वैल्यूज को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, y से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे कैसे लिखा हुआ है यहाँ से हम लोग देखें तो x, y। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, रोस्टर फॉर्म में रिलेशन जब हम r लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे x, y, where x belongs to set A and y belongs to set B। ओके, और x और y के बीच में क्या रिलेशन है, x और y के बीच में कि जब हम y का स्क्वायर करें तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, x की वैल्यू मिलेगी। ये मैं ऐसा क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि y मेंबर्स है सेट B का, और सेट B के मेंबर्स हैं देखिए 9, 3 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगी 9, -3 का स्क्वायर करेंगे तो भी हमें वैल्यू मिलेगी 9, 2 का स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू मिलेगी 4। तो जब हम इसका सेट बिल्डर फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करेंगे तब हम क्या रिलेशन लिखेंगे, r इज इक्वल टू x, y, वेयर x बिलोंग्स टू सेट A, y बिलोंग्स टू सेट B। इन x और y के बीच में कौन सा रिलेशन है, y स्क्वायर इज इक्वल टू x। ओके, तो ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन। अब हम देखते हैं इस सेट का डोमेन और रेंज। तो जब हम डोमेन लेंगे तो डोमेन क्या लेते हैं, सेट, फर्स्ट सेट के वे मेंबर्स जो रिलेशन में प्रेजेंट हो। तो डोमेन यहाँ से हमें मिल जाएगी वैल्यू 9, 4 and 25। वैसे ही जब हम रेंज लिखेंगे सेकेंड सेट के वे मेंबर्स जो रिलेशन में प्रेजेंट हो तो वो क्या हो जाएगा 5, 3, 2, -2, -3 and -5। 1 नहीं लेंगे क्योंकि 1 इस रिलेशन में प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ से रेंज की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, -5, -3, -2, 2, 3 and 5। ये वैल्यूज हमें मिल जाएंगी रेंज की। तो ये हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट पे बेस्ड न्यूमेरिकल। इन पे हमें ऐसे ही न्यूमेरिकल आएंगे कि हमें एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना हो गया। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि इनवर्स रिलेशन क्या होता है। इनवर्स रिलेशन क्या होता है, किसी भी चीज़ का जब हम इनवर्स निकालते हैं तो वो हमें क्या मिलती है, जस्ट उसकी अपोजिट वैल्यू। ठीक है, तो जैसे कि मैं एक डिफाइन कर रही हूँ रिलेशन, R इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B। मतलब R क्या है, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट A और B का कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है। तो यहाँ से मैं क्या रिलेशन डिफाइन कर सकती हूँ कि R इज रिलेशन फ्रॉम A टू B। जब मैं इसका इनवर्स कर दूँ, सिंपल, जब हम इनवर्स करेंगे R का तो हम उसको कैसा डिनोट करेंगे, R की पावर -1। इसको हम क्या बोलते हैं, R इनवर्स। जब हम R इनवर्स करते हैं तो ये वैल्यू क्या होती है, पहले हमने क्या रिलेशन डिफाइन किया था, A टू B। अब ये वैल्यू कैसी हो जाती है, B टू A। हमने क्या किया, इसका इनवर्स कर दिया, अपोजिट कर दिया। जब हम ऐसे अपोजिट करते हैं, इनवर्स करते हैं, तब हम क्या करते हैं कि इसकी जितनी भी वैल्यूज है, जो रिलेशन हमने पहले डिफाइन किया था जस्ट उसका अपोजिट, तो यहाँ पे R इनवर्स क्या हो जाएगा, रिलेशन फ्रॉम B टू A। ओके, तो अगर यहाँ पे A के मेंबर्स होंगे A, B के मेंबर्स होंगे B, हम यहाँ पे सारे मेंबर्स जब पेयरिंग करेंगे तो A, B करेंगे। जब हम इसका इनवर्स करेंगे तब हम पेयरिंग करेंगे, तब हम क्या लेंगे, B, A। ओके, तो ये डिफरेंस है R रिलेशन और इनवर्स रिलेशन में। तो एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज हमें सेट A की वैल्यू दी है स्मॉल a, स्मॉल b एंड स्मॉल c। सेट B की वैल्यू दी हुई है 1, 2। अगर हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करें A क्रॉस B तो हमें क्या वैल्यूज मिल जाएंगी, A, 1,
a कॉमा 2, ठीक है, b कॉमा 1, b कॉमा 2, c कॉमा 1 एंड c कॉमा 2। ये हमें मिल गई वैल्यूज कार्टेशियन प्रोडक्ट की। अगर हम यहाँ से रिलेशन निकालें तो रिलेशन क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट। और सबसेट होने के लिए ये जरूरी नहीं है कि इसमें से कुछ मेंबर्स प्रेजेंट हो, ये सारे मेंबर्स भी इस सेट में प्रेजेंट हो सकते हैं। तो अगर हम मान लें कि ये क्या है, वैल्यू रिलेशन आर की वैल्यू है, तब जब हम यहाँ से डोमेन लिखेंगे तो डोमेन की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, इस सेट के सारे फर्स्ट मेंबर्स जो रिलेशन में प्रेजेंट हो। तो डोमेन की वैल्यू मिल जाएगी ए, बी एंड सी। तो इस डोमेन को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट सेट की वैल्यू जो रिलेशन में प्रेजेंट हो। वैसे ही जब हम इसका रेंज लिखेंगे तो रेंज हमें क्या मिल जाएगा, 1 एंड 2, ओके, क्योंकि ये सारे सेकेंड मेंबर्स को हम किस में लेते हैं, रेंज में लेते हैं। अब जब हम इसका इन्वर्स करते हैं, आर इन्वर्स करेंगे, तब हम आर इन्वर्स क्या मिलेगा, हमने यहाँ से लिखा था ए क्रॉस बी, हमें आर इन्वर्स क्या मिल जाएगी, वैल्यू बी क्रॉस ए। तब हम यहाँ से रिलेशन आर इन्वर्स हमें क्या मिलेगा, 1 कॉमा ए, 1 कॉमा बी, 1 कॉमा सी, 2 कॉमा ए, 2 कॉमा बी एंड 2 कॉमा सी। यहाँ से ये वैल्यूज मिल गई हमको आर इन्वर्स की। अब हम यहाँ से अगर डोमेन और रेंज लिखें, डोमेन ऑफ आर इन्वर्स, जब हम आर इन्वर्स का डोमेन लिखेंगे तब हमें क्या वैल्यूज मिलेगी, फर्स्ट वैल्यूज, मतलब हमें वैल्यू मिल गई 1 कॉमा 2। और जब हम इसका रेंज लिखेंगे तो रेंज हमें क्या मिलेगी, इसकी सारी सेकेंड वैल्यूज जो डबल ना हो, तो हमें क्या मिलेगी, वैल्यूज 1, ए, बी एंड सी। ये मिल गई डोमेन और रेंज की वैल्यू, किसकी, आर इन्वर्स की। अब यहाँ से एनालाइज करते हैं तो देखिए यहाँ पे जो हमें डोमेन मिला था आर का, रिलेशन का, वो हमें यहाँ पे क्या मिला है, आर इन्वर्स, इन्वर्स रिलेशन का क्या मिला है, रेंज। ओके, तो यहाँ से हम क्या रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं, डोमेन ऑफ आर रिलेशन इज इक्वल टू रेंज ऑफ आर इन्वर्स। मतलब अगर हम एक सिंपल रिलेशन ले आर और उसका डोमेन निकालें और जब हम उस रिलेशन का इन्वर्स करते हैं तो उसका जब हम रेंज निकालेंगे तो वो दोनों वैल्यू हमें कैसे मिलेंगी, इक्वल मिलेंगी। मतलब रिलेशन आर का डोमेन आर इन्वर्स के रेंज के बराबर होता है। वैसे ही यहाँ से देखिए रेंज जो हमें रिलेशन आर का मिला है 1 कॉमा 2, वो हमें यहाँ पे किसकी वैल्यू मिली है, डोमेन की वैल्यू। जस्ट यहाँ पे इसका अपोजिट क्या मिलेगा हमको, रेंज ऑफ रिलेशन आर इज इक्वल टू डोमेन ऑफ आर इनवर्स। तो ये आप याद रखिएगा कि जब हम रिलेशन का इन्वर्स करते हैं तो डोमेन और रेंज की वैल्यू क्या हो जाती है, इंटरचेंज हो जाती है। जब हमें रिलेशन आर में जो डोमेन मिलेगा वो आर इनवर्स में क्या मिलेगा, रेंज मिलेगा। और जो हमें रिलेशन आर में जब हमें रेंज मिलेगा वो जब हम आर इनवर्स करेंगे तो हमें वो किसकी वैल्यू मिलेगी, डोमेन की वैल्यू मिलेगी। तो ये वैल्यूज़ क्या हो जाती हैं, इंटरचेंज हो जाती हैं। ठीक है, अगर एक और एग्जांपल देखें, हमें क्या दिया हुआ है, एक सेट P दिया हुआ है, इसके मेंबर्स हैं -1 -2 और एक सेट दिया हुआ है Q, इसके मेंबर्स हैं 1 एंड 4। हम यहाँ से जब P क्रॉस Q करके रिलेशन निकालेंगे, जब हम P और Q के बीच में रिलेशन निकालेंगे, हम कौन सा रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं, -1 और 1 का रिलेशन। क्योंकि जब हम -1 का स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, 1। वैसे ही -2 का स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, वैल्यू 4। तो हमें -1 और 1 का एक रिलेशन मिलेगा और -2 और 2 का एक रिलेशन मिलेगा। अब जब हम इसका इन्वर्स कर देते हैं इस रिलेशन R का, तो ये वैल्यूज़ क्या हो जाती हैं, इंटरचेंज हो जाती हैं। R इन्वर्स हमें क्या मिलेगी, वैल्यू 1 एंड -1, और यहाँ से क्या मिल जाएगी, वैल्यू 2 एंड 4 एंड -2। तो ये होता है इन्वर्स रिलेशन का जस्ट अपोजिट। ठीक है, ये हो गया इन्वर्स रिलेशन।
आगे हम देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन हम कैसे फाइंड करेंगे। अगर हमें कोई रिलेशन दिया हुआ है और हमें ये फाइंड करना है कि उस मेंबर्स को लेके हम टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फाइंड करना चाहें तो कितनी वैल्यू मिलेगी। अगर कोई दो सेट गिवन होता है, नॉन एम्प्टी सेट ए और बी, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन हम फाइंड करते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए एंड बी। जब हम ए और बी के सबसेट्स फाइंड करेंगे तो उसके टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल जितने भी सबसेट्स होंगे उसको हम क्या बोलते हैं? टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। ओके, तो सपोज हमें एक सेट गिवन है ए, सेकेंड सेट गिवन है बी। तो हमने पिछली क्लास में देखा था कि अगर हमें दो सेट गिवन है तो जब हम उनका नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करते हैं तो हम क्या करते हैं? सिंपल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। तो जब हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट ए और सेट बी को दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या वैल्यू मिलती है? कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने नंबर ऑफ पेयर्स प्रेजेंट होंगे। यहाँ से जब हमें ये वैल्यू मिल गई, सपोज हम यहाँ से एज्यूम करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट ए में कितने हैं? स्मॉल p, और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट बी में कितने हैं? स्मॉल q। तो यहाँ से टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी में हमें क्या मिल जाएंगी? टोटल नंबर ऑफ ए में p है और इसमें क्या है? q। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें मिल गए p q। ओके, तो यहाँ से हम निकाल रहे हैं टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन होता है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन यहाँ से हम निकालेंगे। हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी? 2 की पावर p एंड q। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स के जितने भी होंगे उसका जब हम 2 का पावर करेंगे तो हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी? टोटल नंबर ऑफ रिलेशन की वैल्यू मिल जाएगी। सपोज एक एग्जांपल देखते हैं। हमें एक सेट गिवन है, सेट ए, इसके मेंबर्स हैं 1 एंड 2। सेकेंड सेट बी गिवन है, इसके मेंबर्स हैं 3, 4 एंड 5। हमें क्या फाइंड करना है? इस सेट का टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। ठीक है, तो ये क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट ए में क्या कितने होते हैं? 2, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट बी में होते हैं 3 हैं। तो यहाँ से हमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी कितने मिल गए? 6। अब यहाँ से हम जब डिफाइन करेंगे टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, तो हमें क्या मिल जाएगी? वैल्यू 2 की पावर 6। अब जब हम इस 2 की पावर 6 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। इस ए और बी का हम टोटल कितने प्रकार से रिलेट कर सकते हैं? 2 to power 6 is 64, मतलब टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू 64।